हम ये कह सकते हैं कि some particles are always at rest because their amplitude is 0. So these particles or points are known as nodes. So we can say that for nodes amplitude is equal to 0. That means cos kx, यहाँ पर देखेंगे ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, इस फॉर्मूले में अगर एम्पलीट्यूड 0 करना है तो इस cos kx को 0 करना पड़ेगा। तो इसलिए नोड्स के लिए cos kx का वैल्यू होना चाहिए 0। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो kx का वैल्यू आएगा 2n + 1 π/2, है ना। तो अगर k का जो वैल्यू है ये होता है 2 π/λ, वो रख देते हैं। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2n + 1 λ/4। तो इस तरह से हमने नोड्स के पोजीशन पता कर लिए कि स्ट्रिंग के ऊपर किस किस पोजीशन पर नोड्स बनेंगे, है ना। तो कहा जा सकता है सो nodes are formed at x is equal to, इसमें क्या करना है कि जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें हमें n का वैल्यू रखना है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग के ऊपर कहाँ कहाँ पर नोड्स बनेंगे। अब आते हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड 2a होता है, मैक्सिमम होता है, वैसे पार्टिकल्स को एंटी नोड्स कहा जाता है ना। सम पार्टिकल्स वाइब्रेट with maximum amplitude that is 2a are known as antinodes, है ना। तो कहा जा सकता है कि नोड्स के लिए फॉर एंटी नोड्स cos kx is equal to ±1, है ना। ये जो फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर, इस फार्मूला में अगर एम्पलीट्यूड को 2a करना है तो cos kx जो है उसका वैल्यू
+1 या -1 होना चाहिए, है ना। तो -1 भी रख सकते हैं, हालांकि एम्पलीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, फिर भी -1 रखने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग निगेटिव डायरेक्शन में टू ए डिस्टेंस तक गया है, इसका मतलब कि वो +2a तक भी जाएगा, है ना, इसलिए वो पॉइंट भी एंटी नोड कहलाएगा। तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा kx इज इक्वल टू n पाई, है ना। तो k का वैल्यू अगर रखें 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, तो x का जो वैल्यू है वो आ गया n लैम्डा बाई 2, है ना, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने एंटी नोड्स का भी लोकेशन पता कर लिया। सो एंटी नोड्स आर formed at x is equal to 0। इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे, तो x का वैल्यू आएगा, एक तो आएगा 0 पहला वैल्यू, फिर आएगा लैम्डा बाई 2, फिर आएगा लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, और इस तरह से आते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर नोड्स बनेंगे और कहाँ कहाँ पर एंटी नोड्स बनेंगे। इनको हम लोग फिगर में समझते हैं, है ना। तो ये फिगर बन गया, और इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोड्स का लोकेशन, है ना। देख सकते हैं कि नोड्स आर फॉर्म्ड एट x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 एंड 7 लैम्डा बाई 4, है ना। तो इस फिगर में अगर हम लोग बनाएंगे तो जो नोड्स का पहला पोजीशन होगा, एक तो ये हुआ, फिर ये हो गया, फिर थर्ड नोड, फिर फोर्थ, है ना। तो ये जो फोर्थ वाला है, ये नोड्स का जो पोजीशन है, इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये नोड्स हो गया। तो नोड्स का जो पोजीशन है वो पहले वाले का पोजीशन है x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, दूसरे वाले का पोजीशन है x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, तीसरे वाले का पोजीशन दिया गया है x इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, और फोर्थ वाला जो नोड है इसका पोजीशन है x इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 4, ठीक है। तो कुल मिला करके ये 4 नोड इस स्ट्रिंग पर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ठीक। तो दो नोड्स के बीच का सेपरेशन अगर हमें पता करना हो तो अभी बता सकते हैं। दो नोड है, एक ये है और एक ये, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है। वैसे ही आगे जितने भी दो नोड्स होंगे सक्सेसिव वाले, उनके बीच में सेपरेशन लैम्डा बाई 2 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं एंटी नोड्स का। तो एंटी नोड्स पर देखेंगे, कहा गया कि एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट x इज इक्वल टू 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 2 लैम्डा। और भी आगे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पर ये सारे पोजीशन लोकेट करते हैं, है ना। तो इस फिगर में हम लोग
x इज इक्वल टू 0 जो है वो ये पोजीशन है। ठीक, उसी तरह से एक पोजीशन ये आएगा, ये होगा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। फिर तो ये दो एंटी नोड्स हो गए, एक ये हुआ फिर एक ये एंटी नोड हो गया। वैसे ही एक और एंटी नोड यहाँ बनेगा, है ना, एक एंटी नोड ये हो गया। इसका जो पोजीशन है ये है लैम्डा। ठीक, अच्छा एक यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, इसका पोजीशन है x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। और एक एंटी नोड जो है बिल्कुल लास्ट में, ये जो अपना सपोर्ट जैसा दिख रहा है वहाँ बनेगा, है ना। यहाँ पर जो है स्ट्रिंग फ्री है, क्योंकि हमने देखा था, लिया था फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव लिया था, तो ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसलिए यहाँ पर भी एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा। जैसे एक ये एंटी नोड हो गया और एक ये कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन, ये भी लैम्डा बाई 2 आएगा। इसका लोकेशन है एंटी नोड का लैम्डा और इसका लोकेशन है 3 लैम्डा बाई 2, तो डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। उसी तरह से एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4, है ना। ये जो नोड है वो 3 लैम्डा बाई 4 पर है और ये एंटी नोड है लैम्डा पर, तो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया लैम्डा बाई 4। इसको अगर सिंपल तरीके से समझें तो ऐसा समझा जा सकता है कि किसी स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स्ड कर देते हैं, है ना, दोनों एंड पर फिक्स्ड कर देते हैं और उसको बीच में से प्लग कर देंगे, तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगा, है ना। तो जो किनारे वाला सपोर्ट है वहाँ का पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड है, वो हिलेगा नहीं, तो वहाँ पर नोड बन जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट एंड वाला जो पॉइंट है वो भी फिक्स्ड है, वो भी नहीं हिलेगा, तो वहाँ नोड बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सब डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेंगे। जो बीच वाला है वो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा और इसलिए वो एंटी नोड कहलाएगा, है ना। उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल ये ले लेते हैं, तो ये जो है इसका एम्पलीट्यूड इतना तक है, इतना ऊपर और इतना ही नीचे तक ये जाएगा। ठीक है, वैसे इधर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे जो वाइब्रेट कर रहे होंगे इस तरह से, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड जो है वो नोड का 0 और एंटी नोड का जो 2a है उसके बीच में ही कुछ इनका एम्पलीट्यूड होगा, है ना। तो अब इस फिगर को और इस फिगर को देखें तो दो नोड के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाई 2 आया है, तो ये सेपरेशन जो है ये भी लैम्डा बाई 2 आएगा, है ना। तो ये लैम्डा बाई 2 आने का मतलब हुआ, आगे से हम याद रखेंगे कि ये एक लूप बन रहा है, एक लूप है और इस लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाई 2। दो लूप कैसा होगा, एक दूसरा लूप बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये दूसरा लूप हो गया, इसका लेंथ भी लैम्डा बाई 2 होगा। दो लूप मिला देंगे तब जो है लेंथ हो जाएगा लैम्डा। ठीक, तो जैसा कि इस स्ट्रिंग वाले केस में देखते हैं कि दोनों एंड फिक्स्ड है जहाँ नोड बन रहे हैं। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हो तो यहाँ जो बीच में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे उनके पास जो एनर्जी है वो नोड को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। इधर की एनर्जी इस राइट साइड में नहीं जा सकती और उसी तरह से इधर वाली एनर्जी इस लेफ्ट साइड में भी नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों नोड्स जो है फिक्स्ड है ना। वैसे ही इस स्ट्रिंग पर भी हमने जो नोड्स बनाए हैं, एक नोड यहाँ बना है, एक नोड यहाँ बना है, एक नोड यहाँ बना है, एक नोड ये है ना। तो ये चारों पॉइंट अपनी जगह से हिल नहीं रहे। अगर ये चारों पॉइंट्स नहीं हिल रहे हैं,
इसका मतलब ये नोड्स के बीच में जो एनर्जी होगी यहाँ पर, वो एनर्जी, इस लूप की एनर्जी इस बगल वाले लूप में नहीं जाएगी। उसी तरह से इस लूप की एनर्जी इधर लेफ्ट वाले बगल वाले लूप में भी नहीं जाएगी। और इसीलिए चूंकि एनर्जी जो है दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड है, इसीलिए इस वेव को स्टेशनरी वेव कहा जाता है। ये एनर्जी को प्रोपगेट नहीं कराता है जैसा कि प्रोग्रेसिव वेव किया करती थी, इसीलिए ये स्टेशनरी वेव कहलाता है। तो स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होता है, एक्चुअली में कैसा फॉर्म होता है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे फिगर से। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर हमने टोटल 5 जगह पे जो है वेव ऑन स्ट्रिंग दिखाया है। एक यहाँ पर दिखाया है सबसे पहले, ये है अलग अलग टाइम पर एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर स्ट्रिंग का शेप ऐसा होगा। और ये दिखाया है एट t इज इक्वल टू t/4। फिर ये हो गया एट t इज इक्वल टू t/2 एट t इज इक्वल टू 3t/4 एट t इज इक्वल टू t, है ना। एक पूरे टाइम पीरियड का ऑसिलेशन जो है हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपकी जो है डिफरेंट कलर्स के वेव्स दिख रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें से जो रेड कलर का है, जो रेड कलर का वेव है, ये है कॉम्पोनेंट वेव, वेव मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना। तो इसको देखेंगे कि डिफरेंट टाइम पर सिर्फ रेड कलर का जो वेव है उसका शेप देखते हैं, है ना। तो उसका अगर आप शेप देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर ये रेड कलर का जो शेप है ऐसा कुछ दिख रहा है। इसमें देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर एक पीक जो है वो यहाँ पर है ना। ये पीक है बिल्कुल स्ट्रिंग के जो सपोर्ट है वहाँ पर। ठीक है, ये स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स किया हुआ है। तो जो एक सपोर्ट है यहाँ पर जो है एंटी नोड बन रहा है, या कर लें कि मैक्सिमा बन रहा है रेड वाले के लिए। तो रेड वाले का पीक यहाँ पर है। t/4 टाइम बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं t/4 टाइम में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, λ/4। t टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो t/4 टाइम में λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो λ/4 ट्रेवल करने का मतलब हुआ कि ये जो पीक है वो कहीं λ/4 ट्रेवल करके कहीं यहाँ पर इस लाइन पर आना चाहिए। तो वो देखेंगे कि रेड कलर वाले का पीक जो है वो यहाँ पर आ गया है ना, t/4 टाइम बाद। अगले t/4 टाइम बाद इसका जो पीक है वो और λ/4 ट्रेवल करके जो है वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद और t/4 टाइम बाद देखेंगे तो ये जो पीक है और λ/4 आगे खिसक गया है, यानी कि देखिए यहाँ आ गया। और t/4 यानी कि 3t/4 से t/4 और ऐड करेंगे, यानी टाइम t पर ये जो पीक है यहाँ था वो पीक यहाँ पहुँच चुका है ना। तो रेड कलर वाले का जो पीक है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि रेड कलर का जो कंपोनेंट वेव है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, एक हमने दिखाया है ग्रीन कलर का, है ना। तो जो ग्रीन कलर का वेव दिखाया है इट इज component wave
मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो ग्रीन कलर वाले के लिए देखेंगे तो उसका पीक t इज इक्वल टू 0 पर, एक पीक यहाँ पर है ना। तो t/4 टाइम बाद ये λ/2 लेफ्ट डायरेक्शन में खिसकेगा, तो इसका पीक देखेंगे आप यहाँ पर दिख रहा है ना, वो पीक खिसक गया। फिर अगले t/4 टाइम बाद वो पीक यहाँ पर आ गया और λ/4 खिसक गया। फिर t/4 टाइम बाद वो पीक जो है खिसक करके यहाँ आ गया है। फिर t/4 टाइम बाद और लेफ्ट में खिसक गया यहाँ पर, है ना। तो स्ट्रिंग का शेप डिफरेंट टाइम पर दिया गया है, 5 बार हमने दिखाया है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। तो उस केस में देख रहे हैं कि ग्रीन वाले कलर का पीक जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो वेव है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ रेड कलर वाला वेव, कंपोनेंट वेव चलता तो स्ट्रिंग का शेप कैसा होता, जैसा कि हमने रेड वाले से सिर्फ दिखाया है अलग अलग टाइम पर। अगर ऐसा होता कि सिर्फ ग्रीन कलर वाला वेव चलता तो स्ट्रिंग का शेप कैसा होता, जैसा ग्रीन कलर का दिखाया हमने अलग अलग टाइम पर, ग्रीन कलर का जो वेव दिखाया है वो उसको दिखाता, स्ट्रिंग का शेप वैसा होता। लेकिन अभी जो है ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एक साथ में। अब दोनों वेव एक साथ में चलेंगे तो स्ट्रिंग का शेप जो है वो दोनों के हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट हम ऐड करेंगे, तब एक्चुअली में स्ट्रिंग का एक्चुअल शेप मिलेगा, या कह लें कि रिजल्टेंट वेव मिलेगा हमें। तो रिजल्टेंट वेव को हमने दिखाया है ब्लू कलर से, है ना। ये है ब्लू कलर से जो दिखाया है, ये है रिजल्टेंट वेव और स्टेशनरी वेव और एक्चुअल शेप ऑफ स्ट्रिंग when both component waves move simultaneously, है ना। एक साथ में चलेंगे तो शेप जो है ना रेड कलर जैसा दिखेगा ना ग्रीन कलर जैसा दिखेगा, हमें कैसा दिखेगा, जो ब्लू कलर का शेप जो बनाया है वैसा दिखेगा, है ना। तो ब्लू कलर वाले का शेप देखते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे कि रेड कलर वाला ऊपर से जा रहा है और ग्रीन कलर वाला नीचे से जा रहा है। तो हर पॉइंट पर ये एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, है ना। यहाँ से देखेंगे जितना ऊपर ये रेड कलर का है उतना ही नीचे जो है ग्रीन कलर वाला होगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है, दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो कैंसिल करेंगे। यहाँ भी देखेंगे जितना ऊपर ग्रीन कलर गया है उतना नीचे रेड कलर का, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो हर जगह दोनों वेव कैंसिल कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो शेप होगा वो एक्चुअली में ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, फ्लैट, एकदम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहले t इज इक्वल टू 0 पर देखा कि जो रिजल्टेंट वेव है वो बिल्कुल फ्लैट हो रखा है एकदम, है ना, स्ट्रिंग फ्लैट रहेगा। अच्छा, t/4 टाइम पर देखेंगे तो t/4 टाइम पर देखेंगे ग्रीन वाला वेव और रेड वाला वेव दोनों ऊपर से जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों का जो रिजल्टेंट यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ब्लू वाला जो शेप दिख रहा है वैसा। दोनों यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से क्या होगा, रिजल्टेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों को ऐड करने से ये ब्लू कलर जैसा दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे बीच में ग्रीन और रेड वाले नीचे हैं,
दोनों, तो उनका रिजल्टेंट जो है ये ब्लू कलर से दिख गया। ठीक, वैसे ही t/2 टाइम पर देखेंगे फिर से ग्रीन और रेड वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे तो स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, है ना, जैसा यहाँ देखा है। फिर उसके बाद 3t/4 टाइम पर ग्रीन और रेड कलर वाले फिर से एक साथ में हो गए, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो है ऐड हो जाएगा, तो ब्लू कलर का जो शेप हमने दिखाया है ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक, फिर t टाइम पर फिर से रेड कलर और ग्रीन कलर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग जो होगा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम अगर एक्चुअली में देखें तो स्टेशनरी वेव को समझना है या रिजल्टेंट वेव को समझना है तो हमें सिर्फ ब्लू वाले को अब देखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू वाला है वो एक्चुअल शेप ऑफ स्ट्रिंग है जब दोनों वेव एक साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है एक, है ना, ये पॉइंट है, ये अभी अपने बिल्कुल मीन पोजीशन पर है, ये पार्टिकल ना ऊपर गया है ना नीचे है। ठीक है, t/4 टाइम पर वो पार्टिकल भी मीन पोजीशन पर ही है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया। फिर t/2 टाइम पर देखें तो भी मीन पोजीशन पर है, 3t/4 टाइम पर देखें तो भी मीन पोजीशन पर ही है, और t टाइम पर देखें तो भी मीन पोजीशन पर ही है। यानी ये पॉइंट तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये नोड है, ये हिल नहीं रहा है पॉइंट। उसी तरह से एक पॉइंट यहाँ देख सकते हैं t=0 पर, t/4 टाइम पर भी ये पॉइंट वही है, मीन पोजीशन पर ही है। 3t/4 पर भी मीन पोजीशन पर है, टाइम t पर भी मीन पोजीशन पर है। तो ये पॉइंट जो है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, हमेशा अपने मीन पोजीशन पर रह रहा है पार्टिकल, तो ये भी नोड हो गया। उसी तरह से ये जो बिल्कुल किनारे वाले दो एंड हैं जहाँ पर स्ट्रिंग को फिक्स्ड किया गया है, ये भी दोनों अपनी जगह से नहीं हिल रहे, ये भी नोड है। ठीक, अच्छा, अब देखें अगर यहाँ पर एक बीच वाला पार्टिकल देखते हैं, यहाँ पर यह अभी मीन पोजीशन पर है। हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग ब्लू कलर वाले शेप को सिर्फ देख रहे हैं, ब्लू कलर वाले वेव को देख रहे हैं। तो t=0 पर यह पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और t/4 टाइम पर ये देखेंगे ऊपर चला गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, है ना। फिर t/2 टाइम पर ये जो है वापस मीन पर आ गया, है ना। फिर 3t/4 टाइम पर अपने निगेटिव एक्सट्रीम पर चला गया नीचे की तरफ, और t टाइम पर फिर से मीन पोजीशन पर आ गया, है ना। तो इसका जो मोशन है, इसका मोशन देखें ऐसा कुछ हो रहा है। पहले मीन पोजीशन पर है t=0 पर, यहाँ पर देखेंगे मीन पोजीशन पर है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चला गया t/4 टाइम पर। पॉजिटिव का मतलब ये यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। ठीक, अच्छा, t/2 टाइम पर ये वापस मीन पोजीशन पर आ गया फिर से, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर आ गया। ठीक है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद 3t/4 टाइम पर ये निगेटिव एक्सट्रीम पर आ गया है, यहाँ देखें तो, यानी पार्टिकल इसके बाद निगेटिव एक्सट्रीम पर आ जाएगा कहीं यहाँ पर। ठीक, अच्छा, निगेटिव एक्सट्रीम पर आ गया। फिर t टाइम बाद देखेंगे ये फिर से मीन पोजीशन पर दिख रहा है, यानी कि ये फिर वापस जो है मीन पर पहुंच गया। तो इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, है ना। ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर गया फिर वापस आया मीन पर, इस तरह से इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। लेकिन साथ में देखें तो ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है ना। ये पार्टिकल यहाँ पर इतना ऊपर गया है, यहाँ पर इतना नीचे गया है ना, यहाँ पर मीन पोजीशन पर है। तो ये जो पार्टिकल है सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे ये जा रहा है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे होगा।
ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है, कभी मीन पर जा रहा है, कभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, कभी निगेटिव एक्सट्रीम पर। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कह सकते हैं एंटी नोड। वैसे ही एक पॉइंट ये भी है दो नोड्स के बीच में, पहले मीन पोजीशन पर है, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पोजीशन पर आ गया। तो ये पॉइंट भी सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे देखें तो हो रहा है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये भी एंटी नोड है। उसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पर है, मीन पर है अभी, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया। तो ये जो पॉइंट है ये भी सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो नोड बन गया, है ना। तो इस फिगर से हमने यही समझा कि एक वेव जो रेड वाला है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेव है जो ग्रीन कलर का वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और उन दोनों जब एक साथ में चल रहे हैं तो स्ट्रिंग का शेप जो है वो एक्चुअली में ब्लू वाले कलर जैसा दिख रहा है रिजल्टेंट वेव से। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशन पर ही बने हुए हैं, वो हिल ही नहीं रहे, है ना, उनको नोड कहा गया। और कुछ पार्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो है उनको हम लोग एंटी नोड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो दो नोड के बीच में जो केस होता है वो कुछ ऐसा ही होता है जैसे एक स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड पर फिक्स कर दिया हो और बीच में प्लग कर दिया हो, तो ये ऐसे कुछ जा कर के वाइब्रेट करेगा, है ना। अब ये पॉइंट जो है वो तो हिलना नहीं है, दोनों दो एंड वाले पॉइंट है, तो ये नोड कहलाएंगे। जबकि बीच में खूब सारे पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट जो है बीच वाला सबसे ज़्यादा ऊपर या सबसे ज़्यादा नीचे तक जाएगा, है ना। उसके बगल वाले पॉइंट्स ये थोड़ा सा कम नीचे ऊपर होगा, उसके और साइड में जाएंगे तो ये और भी थोड़ा सा कम ऊपर नीचे होगा। उसी तरह से इधर भी पॉइंट्स मिलेंगे जो एंटी नोड से कम ऊपर नीचे होंगे। ये वाला पॉइंट और भी कम ऊपर नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट और भी, है ना। तो इस तरह से दोनों नोड के बीच में ऐसे हजारों पार्टिकल्स हैं जो कि SHM कर रहे हैं, है ना, लेकिन सबका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। बीच में वाले पॉइंट का सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो उसको हम लोग कह देते हैं एंटी नोड, और बाकी का जो है जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ है, ठीक है। तो चूंकि दोनों नोड के बीच में जो एनर्जी है वो इस साइड नहीं जा सकती ना ही इस साइड जा सकती है, क्योंकि नोड तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे। और इसीलिए कहा जाता है ये जो वेव है स्टेशनरी वेव है, इसमें एनर्जी जो है दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड रहती है, ठीक। तो अब जो है हम समझेंगे कि कुछ स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, है ना। हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, है ना। तो जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, दो नोड्स के बीच में सेपरेशन, सक्सेसिव नोड्स के बीच में सेपरेशन λ/2 आया था। उसी तरह से दो एंटी नोड्स के बीच में सेपरेशन जो होगा, है ना, दो एंटी नोड्स के बीच में वो भी λ/2 आएगा। सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच में जो सेपरेशन होगा वो λ/4 होगा। तो पहले ये लिखते हैं हम लोग, है ना, कि जो फर्स्ट पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इज λ/2,
जो सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, वो है सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटीनोड्स इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, है ना। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन adjacent node and antinode is lambda by 4। फोर्थ पॉइंट है फेज डिफरेंस between two particles in same loop is 0, है ना। इसको समझ लेते हैं यहाँ पर फिगर में, अगर समझें, है ना, तो देख सकते हैं कि अगर हम दो नोड के बीच में एक लूप बनता है, अगर उसको देखें, एक नोड ये ले लेते हैं, दूसरा नोड ये ले लेते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि स्ट्रिंग का जो एक्चुअल शेप है वो ब्लू कलर से दिख रहा है हमें ना, ये ब्लू कलर का जो शेप है। तो अभी देखेंगे कि सारे पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं, नहीं, सारे पार्टिकल एक साथ में पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं। यहाँ पर सारे जो है अपने मीन पोजीशन पर हैं T/2 टाइम पर। फिर 3T/4 टाइम पर देखेंगे तो सारे अपने निगेटिव एक्सट्रीम पर आ गए हैं, है ना। तो दो नोड के बीच में एक लूप बनता है और एक लूप के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा फेज में वाइब्रेट करते हैं, इसलिए उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है फेज डिफरेंस बिटवीन two particles in adjacent loops is पाई। तो दो एडजेसेंट लूप का मतलब क्या हुआ, है ना। एडजेसेंट लूप का मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पर देखें, एक लूप हो गया ये दो नोड के बीच में और दूसरा लूप हो गया इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो इस लूप की अगर बात करें, इस लूप में तो सारे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं और इस लूप में सारे पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पर हैं, है ना। अगर कोई पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पर हो, ऐसे जब SHM कर रहा हो पार्टिकल, ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, तो एक पार्टिकल जो है अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो, दूसरा निगेटिव एक्सट्रीम पर हो, तो फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में पाई, है ना। वैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इस लूप के सारे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो यहाँ पर निगेटिव एक्सट्रीम पर है। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वही दो लूप में, अगर इस टाइम पर, टाइम T/2 पर, तो मीन पोजीशन पर सारे हैं, लेकिन इस लूप में सारे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि उनको निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना है, देखें तो, है ना। अच्छा, इस लूप के सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि इनको पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाना है, ठीक है, बाद में पॉजिटिव एक्सट्रीम पर इनको जाना है, तो इसलिए ऊपर की तरफ चल रहे होंगे। तो T/2 टाइम पर कहने के लिए सारे जो हैं इस लूप के पार्टिकल सारे मीन पोजीशन पर हैं, लेकिन जब एक नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, दूसरा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है,
इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन पोजीशन पर दोनों ही हैं, लेकिन एक जा रहा है इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, दूसरा जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो पाई होगा अगर हम सर्किल से समझे तो, है ना। एक पार्टिकल सर्किल पर ऊपर होगा और दूसरा सर्किल पर नीचे होगा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स in alternate loops is 0। अल्टरनेट लूप्स का मतलब है कि एक लूप छोड़ करके, है ना। जैसे हम कहें कि इस लूप का पार्टिकल और इस लूप का पार्टिकल बीच में हमने ये एक लूप छोड़ दिया, तो इस लूप का पार्टिकल और इस लूप का पार्टिकल सेम फेज में होगा। देखेंगे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं सारे, तो ये भी सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है ना। वैसे यहाँ देखेंगे ये सारे नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो ये सारे भी नेगेटिव एक्सट्रीम पर। ठीक। अच्छा, और आखिरी पॉइंट है 7th पॉइंट, एनर्जी रिमेन्स confined between two nodes, है ना। between two nodes कहा जा सकता है it does not propagate है ना। जैसा कि प्रोग्रेसिव वेव में होता था कि एनर्जी जो है वो प्रोपेगेट करता था, ट्रांसपोर्ट होता था। स्टेशनरी वेव में ये दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड रहता है और इसलिए जो है एनर्जी इसमें प्रोपेगेट नहीं करता है। ठीक है। एक और पॉइंट हमें लिखना चाहिए, है ना। ये पॉइंट है all the particles cross their mean position simultaneously, है ना। सारे पार्टिकल्स जो हैं एक ही टाइम पर अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, है ना। फिर से इस पॉइंट को समझते हैं, ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, है ना। तो फिगर में देखें, जैसे t = 0 पर स्ट्रिंग फ्लैट है ना। ब्लू कलर का देखें तो स्ट्रिंग फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हैं और जिसको जिधर जाना है, जैसे फर्स्ट लूप में पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे क्योंकि इनको ऊपर जाना है। सेकेंड वाले लूप में, इस लूप में सारे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि उनको नीचे जाना है। फिर जो थर्ड वाला लूप है, इस लूप में सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे क्योंकि इनको ऊपर जाना है ना। तो मीन पोजीशन पर एक ही टाइम पर है, इसलिए उस मीन पोजीशन को सब क्रॉस कर रहे हैं एक ही टाइम पर। जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर जा रहा होगा, जिसको नीचे जाना है नीचे जा रहा होगा, लेकिन एक ही टाइम पर मीन पोजीशन पर होते हैं, है ना। तो ये टोटल हो गया जो है स्टेशनरी वेव के बारे में। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।